अब यहाँ से मैट्रिक करने के बाद हम शिमला चले गए, कॉलेज में एडमिशन ली, लेकिन चाचा जी यहाँ पर अध्यापक थे, या विप्रो में ही थे। उन्होंने उस टाइम हिमाचल में इंजीनियरिंग कॉलेज तो नहीं होता था, 2 पॉलिटेक्निक होते थे, एक हमीरपुर एक सुंदरनगर। तो उन्होंने पॉलिटेक्निक में अप्लाई कर दिया। पॉलिटेक्निक में एडमिशन फर्स्ट टॉपर सेकंड टॉपर स्कूल के आते थे उस जमाने में, तो हमारी भी सिलेक्शन वहाँ हो गई। तो पहले तो मैंने थोड़ा रेजिस्टेंस किया कि नहीं मेरे को तो यहीं पढ़ना है। बाद में ये हुआ कि नहीं, बाद में यहाँ से पहले डिप्लोमा कर लो, फिर AMI करते हैं, AMI डिग्री होती है, उसके बाद SDO लगते हैं। तो मैंने कहा चलो फिर ठीक है, सुंदरनगर चले गए, डिप्लोमा करने चले गए। अब देखिए, जीवन में आपको बहुत सारी चैलेंजेस मिलती हैं, बहुत सारे लोग आपका उपहास भी उड़ाते हैं, और आपके पास उसका उत्तर देने का समय होता है, उसमें उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ मैं गया तो वहाँ एक जो हमारे बेस्ट एथलीट थे कॉलेज के, शॉर्टपुट फेंक रहे थे, शॉर्टपुट। तो मैंने वो शॉर्टपुट उठाया, तो उन्हें कहा मुझे वापस दो। तो मैंने उठा के मैं दे रहा था, तो उन्होंने कुछ अपमानजनक शब्द मुझे कहे। तो मैंने लक्ष्य रखा कि यहाँ पर इसी ग्राउंड पे मैं बेस्ट एथलीट बनूंगा। बड़ा लक्ष्य था, मैं बहुत ही पतला सा लड़का था। 1, 1.5, 2 साल लगे। उसकी मेहनत के बाद जब मैं फाइनल ईयर में हुआ तो मैं वहाँ का बेस्ट एथलीट बना। कहने का ये है कि जब आप ठान लेते हो तो आप कर लेते हो, कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती है। फिर मैं जेई लग गया डिपार्टमेंट में, PWD लोक निर्माण विभाग तो बाद में रहा, उसमें तो विभाग था IPH। और उन दिनों काम चल रहा था, ये 78 की बात है, शांता जी की गवर्नमेंट थी, और पाइप बिछाने का काम चल रहा था, पानी का काम बड़े जोरों से चल रहा था। और मेरा जो पोस्टिंग हुई थी, पोस्टिंग तो मेरी रामपुर में हुई थी, लेकिन एक मेरा क्लास फेलो ही था, उसकी पोस्टिंग एक ऐसे एरिया में हुई थी जो बहुत ही रिमोट एरिया था, बहुत ही इंटीरियर था। वो रोने लग गया, तो मैंने वॉलंटरी कहा मैं वहाँ जाऊँगा। तो मेरी पोस्टिंग फिर वहाँ हो गई। वहाँ पर पैदल चलना पड़ता था। तो एक दिन की बात है, हम सुबह उठ जाते थे, जल्दी निकलना, सुबह से शाम तक काम करना, शाम को वापस आना। तो बड़ी दिनचर्या ऐसी वो रहती थी, पर उल्लास था एक मन में। और उस ग्रामीण एरिया में एक इज्जत भी बहुत थी, वहाँ ज़्यादा ऑफिसर भी नहीं थे, एक हाई स्कूल था, उस टीचर थे, तो वो बोलते थे जेई साहब, जेई साहब। एक दिन क्या हुआ कि मैं सुबह 6 बजे उठ के निकल गया साइट में। हम सुबह जैसे ही सूर्य निकलेगा, उजाला होता था, तो पुल का सर्वे कर रहे थे, और रात को जब अंधेरा होता था तो सर्वे बंद होता था। तो 2 साइड थे, एक इस तरफ को था, दूसरा उस तरफ को था। तो मैं जो खाना बनाने वाला था लड़का, उसको बोल नहीं गया था कि मैं कौन से साइड पे जा रहा हूँ। तो वो आया, उसने ब्रेकफास्ट समझो या लंच समझो लेके, जैसे ही एक चौराहे पे पहुंचा, वहीं पर घर था एक, उसने घर में पूछा कि जय साहब किधर गए हैं, इस तरफ को गए हैं कि इस तरफ को। वहाँ एक लेक्चरर था, उसने कहा यार तेरे को किसने बोला जेई भी साहब होते हैं? जेई भी साहब नहीं होते, जेई भी साहब होते हैं। तो जब मैं शाम को आया, उसने मुझे खाना लगाया, मक्की की रोटी और साग था, और मैं बड़ा लाइक भी करता हूँ। तो जैसे ही मैंने एक और दिया ही था, तो उसने कहा कि आज ऐसे हुआ। मैंने वो छोड़ा, मैंने उसको कहा कि देखना, जब भी इस गांव में गाड़ी पहुंचेगी तो सबसे पहली गाड़ी मैं ही लेके आऊंगा, और मैं साहब हूंगा।
दूसरे दिन से मैंने छुट्टी ले ली और EMI के एग्ज़ाम थी, हफ्ते 10 दिन के बाद एग्ज़ाम थी। तो मैं हफ्ता इस तरह से बैठा, मैंने रात देखा न दिन देखा, आंखों से भी वो पानी आने लग गया। और उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया, मैंने EMI की। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन था, पब्लिक सर्विस कमीशन दिया, फिर SDB बन गया। आगे क्या हुआ कि जॉब छोड़ दी। जॉब क्यों छोड़ी, कैसे छोड़ी, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन बीच में मेरा रेजिग्नेशन नहीं एक्सेप्ट हुआ और मेरी उसी सब डिवीजन में फिर से पोस्टिंग हो गई। और उस गांव तक सड़क आधा किलोमीटर रही थी और मैंने वो आधा किलोमीटर सड़क बनाई और पहली गाड़ी मेरी ही वहाँ गई उस गांव में। तो वो लड़का कहता है, कहते जी आपने ये कहा था। तो ऐसा संभव तो नहीं था, मैं तो कह के भूल भी गया था। लेकिन जो कायनात है, जो नेचर है, वो आपका साथ देती है। यदि आपने लक्ष्य रखा है, आपने गोल रखा है, तो वो लक्ष्य होता ही है अचीव, जो मर्जी कर लो। मेरी पोस्टिंग लॉल में हुई, माइनस का टेम्परेचर था। उसके बाद रुड़की यूनिवर्सिटी को दो इंजीनियर्स को भेजा जाना था। तो मैंने कहा कि मास्टर्स कर लेते हैं। तो मैंने भी अप्लाई किया, तो मुझे बुलाया गया हेड ऑफिस। तो जो हमारे ऑफिसर थे वो कहने लगे कि आपने इंजीनियरिंग कहाँ सीखी। मैंने कहा मैंने EMI की है और पब्लिक सर्विस कमीशन किया है। कहने लगे देखो ये तो बहुत ही टफ ब्रांच है, आपको किसी आसान ब्रांच में भेजेंगे, ये आपसे चलेगी नहीं। मैंने कहा जी जब एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग कम्पीट करते हैं तो उसके बाद ये डिस्टिंक्शन नहीं रहनी चाहिए कि कौन कहाँ से आया, कौन सरकारी स्कूल से आता है, कौन कॉन्वेंट से आता है। ये तो तब तक है जब तक एक प्लेटफॉर्म पे आप कम्पीट नहीं करते हैं। जब कम्पीट कर दिया तो बात खत्म है। खैर उनको ये लग रहा था कि नहीं स्टेट की ना वो हो जाएगी, स्टेट की रेपुटेशन का सवाल है, बेइज्जती हो जाएगी। तो मैंने कहा जी आप ये बताओ कि आपको पोजीशन कौन सी चाहिए। तो फिर जैसे कैसे मुझे भेजा गया यूनिवर्सिटी। लेकिन वो सब करने के पीछे बोलने से नहीं होता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसके बाद करने से होता है। आपको अपनी पूरी एनर्जी उसके लिए लगानी पड़ती है कि कैसे करना है। आपने देखा कि एक लेंस पे जब आप सूर्य की किरणें डालते हो ना, तो आगे एक बिंदु बनता है फोकस, और वहां पर आप कागज रखते हो तो जलने लगता है। आपने क्या किया, वो सारी एनर्जी को कंसंट्रेट करके एक बिंदु पे डाला। यदि आप अपनी सारी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को अपने गोल को अचीव करने के लिए लगा दोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको उस गोल को अचीव करने से रोक नहीं सकती। ये निश्चित है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि ऊंचा लक्ष्य रखो और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जोर लगा दो, पूरा जोर लगा दो। तो जब मैं रुड़की में था, जब मैंने कंप्लीट किया, तो हमारे गाइड होते हैं जो थीसिस में 2 गाइड रहते हैं। तो एक गाइड डॉक्टर आलोक गोयल थे, वो IIT बॉम्बे में, और एक वहाँ लावानिया जी थे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करो, यूनिवर्सिटी में आ जाओ, PhD करने के लिए हम आपको USA भेजते हैं या फिर UK। तो मैंने कहा नहीं जी मैं PhD करके क्या करूँगा, उससे ईगो ही बढ़ेगी। बहुत सारी रिसर्च हुई पड़ी है, अलमारियों में बंद है। यदि वो रिसर्च ग्रास रूट लेवल तक पहुँच जाए, गांव तक पहुँच जाए, तो उसका कुछ फायदा हो। तो वो कहने लगे नहीं आप ऐसा करो
कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में आपको भेज देते हैं, वहीं रहोगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो मेरे गाइड थे डॉक्टर आलोक गोयल IIT बॉम्बे में जो हैं, उनके मामा जी वहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे कैलिफोर्निया बर्कले यूनिवर्सिटी में। उन्होंने मुझे बहुत जोर लगाया। मैंने उनको कहा कि मैं यहाँ से जाके एक संस्था शुरू करूँगा और वो इस तरह के काम करेगी, समाज के लिए काम करेगी, लोगों के लिए काम करेगी। मुझे लगा कि छोटे छोटे लक्ष्य तो बहुत रखेंगे, बड़ा लक्ष्य रखते हैं, हम जीवन का लक्ष्य रखते हैं। मैंने आपको भी कहा कि जीवन में बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। बड़ा लक्ष्य का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत कुछ पैसा कमाएं, ये करें, वो बड़ा लक्ष्य हो। परोपकाराय इदम शरीरम, इस शरीर का लक्ष्य ही परोपकार करना है। हम यहाँ परोपकार के लिए आए हैं, हम दूसरों के लिए काम करें तो अच्छी बात होगी। तो हमने एक मॉडल बनाया कि ऐसा करेंगे, एक फाउंडेशन बनाएंगे, एक संस्था बनाएंगे और वो अपने आप काम करेगी और जो उसमें पैसा आएगा वो पैसा चैरिटेबल एक्टिविटीज में जाएगा। एक रिवर्स मॉडल था, ऐसा होता नहीं है। बहुत सारी कंपनीज हैं वो फाउंडेशन बनाती हैं और फाउंडेशन के माध्यम से वो चैरिटेबल एक्टिविटीज करती हैं। लेकिन एक फाउंडेशन बनाई जाए, वो भले ही कंपनी प्रमोट करे, रिवर्स मॉडल हो, उसमें जो प्रॉफिट आए वो प्रॉफिट शेयर नहीं किया जाएगा, वो किसी की जेब में नहीं जाएगा, उस प्रॉफिट से चैरिटेबल एक्टिविटीज ही की जाएंगी। तो इस तरह का मॉडल सोचा। 89 में हमने शुरू किया। मुझे बहुत समझाया गया, जो मेरे शुभचिंतक भी थे, कि ये कामयाब नहीं होगा, जो कुछ आएगा उसको बांट देंगे तो कैसे चलेगा, ये संभव ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। हटके था, बहुत हटके था। लेकिन मुझे विश्वास था कि हम ये करेंगे और हम ये कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 89 में इस संस्था की स्थापना हुई, जो आज साई एटर्नल के फाउंडेशन से जानी जाती है। इससे पहले इसका नाम साई इंजीनियरिंग फाउंडेशन भी था। तो इस फाउंडेशन में क्या होता है, इसमें दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं। एक एक्टिविटीज हो जिससे किसी भी संस्था को चलाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता धन की होती है। तो धन या तो समाज से लिया जाता है, डोनेशन ली जाती है, कंट्रीब्यूशन ली जाती है, या सब्सक्रिप्शन ली जाती है, या फिर गवर्नमेंट ग्रांट आती है, या फिर फॉरेन फंडिंग है। लेकिन हमने ये सोचा कि हम जो भी एक्टिविटीज करेंगे अपने पैसे से करेंगे, अपने आप पैसा जनरेट करेंगे इंजीनियरिंग फाउंडेशन में, और उस पैसे से हम चैरिटेबल एक्टिविटी करेंगे। शुरू की बात ही, संस्था के पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे। हमने दिन रात मेहनत की, रात को बसों में ट्रैवल करना, दिन को काम करना, उसके पीछे कितनी मेहनत छिपी थी उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हाँ, मैं आपको एक बात कहता हूँ बच्चों, एक पेंटर था, वो बड़ा मशहूर पेंटर, उसके पास एक औरत जाती है और कहती है मुझे पेंटिंग तो बना के दे दो। उसने 30 सेकंड में पेंटिंग बना के दे दी। पेंटिंग बन गई और कहा कि जाओ, ये 50 लाख की है। उसको लगा कि 50 लाख की कैसे हो सकती है, एक पेंटिंग कोई 50 लाख की हो सकती है क्या? तो बाजार गई, लोगों को दिखाया कि ये पेंटिंग, कहती है तो उस पेंटर की है तो 50 लाख से कम नहीं है, इसकी जो वैल्यू है 50 लाख से कम नहीं है। तो फिर वापस गई कि आपने तो 30 सेकंड में ये पेंटिंग बना दी जो 50 लाख की है, 30 सेकंड में। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, इस पेंटिंग को बनाने के लिए मेरे को 30 वर्ष अभ्यास करना पड़ा, 30 वर्ष का अभ्यास करना पड़ा, तब मैं ये पेंटिंग बना पाया हूँ, तब आज मैं यहाँ हूँ। तो वो जो दौर था, शुरू का जो दौर था, उपहास का जो दौर था, कई लोगों ने कई कुछ कहा, उसमें कितना संघर्ष हुआ होगा वो आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। उसमें बहुत सारा त्याग भी करना पड़ता है।
एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, बिना तय किए वो कुछ भी नहीं होता जीवन में। मेरा छोटा भाई, उसने शिमला से एमएससी करी थी और एमफिल की हुई थी। हमने इंस्टीट्यूट चलाया और उसमें हम पढ़ाते थे और उसमें भी फ्री पढ़ाते थे। जो सर्विंग इंजीनियर थे उनसे बड़ी नॉमिनल से वो लेते थे, उसका जो प्रेमिसेस का किराया है जो सेट ले रखा था। तो वो दिन को वहाँ पढ़ाता था, रात को कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर नहीं था तो वहाँ पर वो वॉलेंट्री सर्विसेज देता था, वो वहाँ पर पढ़ाता था दिन को वहाँ जाके, तो बीच में उसको गैप मिलता था। तो जब ये संस्था शुरू की तो पिताजी घर से आए थे, तो मेरे चाचा जी शिमला थे। तो चाचा जी ने कहा कि एक जमीन में शोभरा के पास मिल रही है रूरल एरिया में, तो 30 बीघा जमीन मिल जाएगी 30,000 में। तो 89 की बात है। हाँ, तो चाचा जी कहने लगे कि भाई ऐसा है, ये जो राजकुमार है ना, इसने नौकरी तो छोड़ दी है, तो इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो नंगा नंगा ही रहेगा। लेकिन मेरे को इसको बच्चों का तरस आता है, इनका क्या होगा, तो 30,000 रुपये मुझे दे दो, मैं जमीन खरीद देता हूँ। तो पिताजी ने मुझे पूछा, मैंने कहा पिताजी ये पैसे तो मुझे यहाँ संस्था के लिए चाहिए, संस्था चलानी है तो इसमें पैसे चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो विजय ने कहा कि भाई ऐसा है, उसके मैथमेटिक्स में 100 में से 100 थे, कि भाई मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली भेज दो, 20,000 खर्चा आएगा, मैं किताबें वगैरह भी लूँगा और मैं IAS निकाल दूंगा। मैंने कहा ठीक है विजय, सोच ले, तो 20 ले लेना, पर सोच ले ये जो काम है ये काम त्याग का है। सुबह वो आया, उसने कहा मैं यदि कुछ बन भी जाऊंगा तो क्या हुआ, ये संस्था यदि चल जाती है तो इससे कई कई लोगों का उद्धार होगा, तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, तो ये 30,000 ही रख लो। तो वो जो त्याग होते हैं, वो जो इस तरह की चीजें होती हैं, वो दिखती नहीं है। जब संस्था चल पड़ी तो दिखे क्या, लंबी गाड़ी, उसके पीछे का संघर्ष नहीं दिखे कि लंबी गाड़ी में बैठ के आ रहा है, इसलिए वो राजकुमार की कंपनी है। हमने किसी को ये बताने की भी ठीक नहीं समझा, ये कंपनी नहीं है यार, फाउंडेशन है, और फाउंडेशन किसी की नहीं होती है, समाज की होती है, लोगों की होती है, लोगों के लिए होती है। हम तो इसमें मात्र हमें भगवान ने सामर्थ्य दी, बुद्धि दी और इस काम में लगाया, तो जो श्रेय है वो तो भगवान को जाता है, हमारा तो इसमें कुछ ऐसा बड़ा योगदान नहीं है। समय गुजरता गया, 12 थप्पड़ के लग गए। अब देखिए जो एक्टिविटीज फाउंडेशन ने की, मैं थोड़ी सी एक्टिविटीज आपके समक्ष रखूंगा, शायद आपको आभास होगा इन 35 वर्षों में जो इस फाउंडेशन ने काम किए, हमने उनकी काउंटिंग नहीं की, क्योंकि वो अमाउंट कितना बनता है उससे क्या होता है, उससे अहंकार ही होता है। तो इसलिए अच्छा ये रहता है कि हम उसको काउंटिंग ना करें। लेकिन जो कार्य हुए वो क्या हुए, कैसे हुए, जैसे मैंने आपको बताया बड़ा बंगाल जैसी जगह में फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी दी, उसी तरह पांगी की 3 पंचायतों में 15 साल तक जो उनके बिजली के बिल थे वो फाउंडेशन ने दिए। 8,000 बच्चों को यहाँ से स्कॉलरशिप गए हैं, जिसमें स्कूल गोइंग से लेके कॉलेज तक बाहर की उसको जो बच्चे थे उनको, बाकी जगह जगह आई ट्रीटमेंट कैंप्स, मेडिकल कैंप्स ये हुए, अभी भी हो रहे हैं। स्कूल यहाँ चल रहा है वो आपके समक्ष ही है, आप देख ही रहे हैं। ITI के बारे में गुरुजी ने भी अभी आपको बताया।
इसके अतिरिक्त पर्यावरण में भी बहुत काम किया। अभी हमने 25 पंचायतें जो है वो अडॉप्ट की हैं। घाटी धार एक जगह है पोंटा के ऊपर, नाहन से इस तरफ को, तो बड़ा गरीब एरिया है, पिछड़ा हुआ एरिया है। उनकी 25 पंचायतों को अडॉप्ट करके वहाँ अभी हमने पिछले साल भी 1,08,000 प्लांट लगवाए। उससे पिछले साल भी इतने प्लांट्स लगवाए थे। और जो किसान हैं उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे उसके लिए काम कर रहे हैं। अभी सर्दियां आ गई थी तो जितने भी बीपीएल परिवार थे उनको सबको बढ़िया क्वालिटी के 2-2 कंबल 25 पंचायतों में दिए गए। तो ये तो हिमाचल की बात है। उत्तराखंड में पिंडारी ग्लेशियर है, पैदल जाना पड़ता है, तो हम वहाँ पैदल गए। बारिश हो रही थी, एक घर में रुके, सारा परिवार उसी कमरे में था, ऊपर से पानी आ रहा था, ठंड से बुरी हाल थी। हमने 7 ट्रक ब्लैंकेट्स के अच्छे कंबलों के वहाँ भेजे, लेकिन उन कंबलों को लेने के लिए 20 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता था। वहाँ धाम लगाई गई, फिर लोग आए। पहले दिन तो थोड़े से लोग आए, दूसरे दिन जब उन्होंने ब्लैंकेट्स की क्वालिटी देखी तो फिर ज़्यादा लोग आए। फिर तो डेली वहाँ पर सब लोग ब्लैंकेट्स ले जाते रहे। तो उत्तराखंड जैसी जगह तक संस्था ने काम किया। लेकिन ये सब तभी ठीक होता है जब सेल्फलेसली किया जाए। यदि सेल्फलेसली नहीं किया जाए, सोच कुछ और हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। हैंड्स इन सोसाइटी, हेड इन फॉरेस्ट। सर्व द सोसाइटी विदाउट द थॉट ऑफ रिटर्न। तो तब वो सार्थक होता है, वो प्रयास सार्थक होता है, जीवन सार्थक होता है। अभी दुर्भाग्य से मेरे छोटे भाई की आकस्मिक जो निधन हो गया, एक्सीडेंट हो गया था। जब उनको लेके आए यहाँ पर, उनका पार्थिव शरीर लाया गया, तो दाह संस्कार कर रहे थे। तो मुझे कम मौका मिला, मैं बहुत कम आया, लेकिन अब जो देखा तो एक नई बात देखने में आई कि वहाँ पर केरोसिन ऑयल रखते हैं। वैसे तो शरीर भी 5 तत्व का है, 5 तत्व में विलीन होता है, लेकिन जो हमारी संस्कृति है उसके अनुसार एक दिल में एक बात बैठ गई कि ये नहीं होना चाहिए। तो संस्कार हैं वो अच्छी रीति से, ठीक ढंग से ही होने चाहिए। तो मैंने निर्णय लिया कि 1 लाख चंदन के प्लांट्स लगाए जाएंगे। अभी और लगाएंगे, इस साल भी लगेंगे। तो हमने कोटदार में, धनपुर में भी नीचे, और खासकर बरमाना वहाँ पर और घाटीदार में चंदन के प्लांट्स की एक खासियत है कि पीपल के प्लांट की तरह ऑक्सीजन भी, पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है। और बाकी तो हिंदू धर्म में जो चंदन की लकड़ी का महत्व है वो तो आप सबको पता है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं। तो इस साल भी हम काम करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे। एक आई ट्रीटमेंट कैंप का भी यहाँ यदि आप चाहें तो आयोजन किया जा सकता है। तो जो लोग हैं जनरल मेडिकल और आई ट्रीटमेंट कैंप, उसकी कोई दिनांक निर्धारित करें तो किया जा सकता है, करेंगे। तो बच्चों के साथ साथ मैं अभिभावकों से ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को दबाव नहीं डाला जाए कि ये बनो, वो बनो, क्या बनो, क्या नहीं बनो। वो जो बनना चाहे उनको वो बनने दो। मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, एक ऑर्डिनरी काम ऑर्डिनरी ढंग से किया। यदि जीवन में हम ऑर्डिनरी काम को ऑर्डिनरी तरीके से भी करें तो भी एक्सीलेंट होता है, बहुत अच्छा होता है। तो बच्चा जो चाहे उसको वो बनने दो, जो उसकी इच्छा है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि उस काम को हम कितनी उत्कृष्टता के साथ करते हैं, ये बहुत ही आवश्यक है कि आप जिस भी क्षेत्र में जाएं, जहां भी जाएं, वहां आप अपने काम को उत्कृष्टता के साथ करें, ताकि आपको आपके काम से जाना जाए। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बहुत समय भी हो गया है, अब आपको भूख भी लग रही होगी,
आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, पूरे भारतवर्ष में हमें घुमा दिया, बहुत ही अच्छा लगा। तो आपके लिए संस्था की ओर से एक ब्लेजर के कोट का व्यवस्था की जाएगी। जो अभी आपका नाप नहीं था इस तरह की, तो वो उसका कपड़ा यहाँ आ जाएगा, तो वो तैयार हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात कि यहाँ स्टडी सेंटर की बात हो रही थी। पीछे भी जब मैं आया 4 साल पहले जब आया था, तो भी ये बात चल रही थी। तो ये हो रहा था कि इसको चलो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, या 25-75 में कर लेते हैं। उस समय मैंने कहा था कि जो 25% है वो हम दे देंगे, 75% देके आप कर लीजिए, लेकिन वो हुआ नहीं, अभी तक वो मामला लटका हुआ है। तो अब मेरा जो एसएमसी कमेटी है, उनके सदस्यों से अनुरोध रहेगा कि इसको क्यों ना कर दिया जाए। जो कल करना है वो आज, जो आज करना है वो अब, तो इसका कल से ही काम आरंभ किया जाए। जो भी इसका खर्चा होगा, जैसे भी होगा वो करेंगे, और कल से इसका काम शुरू हो जाना चाहिए। और इसको जून 30 से पहले हम कंप्लीट करें। वैसे जून का समय ज़्यादा रख दिया है यहाँ के लिए। निर्वाचन में तो हमने मार्च का ही रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल, तो अप्रैल में वहाँ हो जाएगा उनका एक लाइब्रेरी और कंप्यूटर सेंटर का। हाँ, बच्चों को मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, AI, उसकी भी क्लासेस अटेंड करें, और कोशिश करेंगे कि ये स्टडी सेंटर बन जाता है तो इसको कनेक्ट करेंगे, बाहर से भी इंटरेक्शन की जा सके बच्चों से, और बच्चों का इंटरेस्ट उस फील्ड में भी यदि हो तो उनको आगे का मार्गदर्शन करवाया जा सके, ऐसा प्रयास करेंगे। तो आपके जो प्रधानाचार्य हैं वो बहुत ही एनर्जेटिक हैं, एक्टिव हैं, और उन्होंने स्कूल को बहुत अच्छी तरह से रखा है। तो मुझे लगता है कि ये सेंटर बड़े जल्दी ही क्रियान्वित हो जाएगा, और इसका लाभ आपको भी मिलेगा, स्थानीय लोगों को भी मिलेगा। हाँ, इसके बाद यदि एसएमसी के कुछ लोग हों प्रधानाचार्य जी के ऑफिस में, उनके साथ हम बैठें और इसका हम काम का बनाएं कि ये काम किस तरह से जून से पहले कंप्लीट होगा। तो उसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको दी जाती है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करें। ऐसे मेरा मानना है कि सबका साथ हो तो भी सबका विकास होता है, तो सब लोग मिलके करेंगे तो अपना होता है। यदि कोई एक संस्था करेगी तो उसका होता है उन्होंने बनाया जी, तो हम सब बनाएंगे, हम सब मिलके बनाएंगे। जो भी इसमें लागत आएगी, जो भी मटेरियल चाहिए होगा, वो तो सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे, फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।